वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में क्या बोलते हैं, नॉर्मली वर्क मतलब कोई भी फिजिकल और या तो मेंटल अगर एक्टिविटी हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोल देते हैं। जैसे अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे स्टडी कर रहे हैं, तो बोलते हैं हाँ ये भी एक काम है ना। कोई बोल रहा है हम सो रहे हैं, तो वो भी एक काम है। सोच रहे हैं, वो भी एक काम है। फिजिकली कोई वर्क कर रहे हैं तो सबको वर्क की कैटेगरी में लेते हैं। बट साइंस में मतलब फिजिक्स में वर्क का डेफिनेशन कुछ और ही है। तो फिजिक्स में सिर्फ मेंटल या फिजिकल एक्टिविटी को हम लोग वर्क नहीं बोलते हैं। तो इस इधर हम लोग का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क का जो डेफिनेशन होता है वो ऐसा होता है कि हम लोग बोलेंगे कि सपोज, फॉर एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ। सोचो ये हम लोग का एक ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड के ऊपर क्या रखा है, इस ग्राउंड के ऊपर मैंने रखा है एक बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स है, ये बहुत ही हेवी बॉक्स है। अब क्या हो रहा है ना, ये सोचो, अब यहाँ पे इधर आप खड़े होके इसको धक्का मार रहे हो। आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, सपोज एफ इज द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस बॉक्स। एफ क्या है, फोर्स है। अब देखो, आप जब धक्का मार रहे हो तो क्या होगा, आप कोशिश कर रहे हो ताकि बॉक्स थोड़ा मूव करे, बट बॉक्स बॉक्स क्या है, थोड़ा हेवी है। तो सोचो बहुत जोर से धक्का मारने के बाद क्या हुआ, ये बॉक्स धीरे से थोड़ा सा इसका पोजीशन चेंज हुआ, ठीक है, ये बॉक्स इधर आ गया। तो सिंपली ये बॉक्स का मैं अगर कोई भी पॉइंट ये सोचूं, इधर से इस पॉइंट का डिस्प्ले मतलब ये किधर तक मूव किया, इतना। तो इधर हम लोग को पता है कि इसी को क्या बोलते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन में मतलब इधर इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, और ये स्ट्रेट लाइन में इधर गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, करेक्ट। ये हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो, ये हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट एस, और फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, एफ। तो फिजिक्स में हम लोग वर्क डन को कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर मेरा फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है और इस फोर्स के वजह से कोई पार्टिकल का, कोई ऑब्जेक्ट का अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, तभी क्या हम लोग बोलेंगे कि यस वर्क हैज डन। ओके, बाय विच फोर्स, बाय द फोर्स एफ। दैट मीन्स इधर वर्क के डेफिनेशन में कुछ कुछ चीजें जान मतलब इंपॉर्टेंट है। मैं पहले डेफिनेशन लिखती हूँ ताकि समझ में आए। तो डेफिनेशन क्या है, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे डेफिनेशन है वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of the force, direction of the force। ओके, अब देखो हर एक चीज इसका इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तो सिंपल मतलब है वर्क का डेफिनेशन में, नॉर्मली वर्क बोलने में जब भी हम लोग बोलेंगे मतलब वर्क मतलब तभी बोलेंगे अगर मेरा फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज दी वर्क, ठीक है, ये डेफिनेशन है। बट वर्क को अगर कोई पूछे कि ओके टेल मी वर्क को कैसे मेजर करोगे, तो ये मेजरमेंट जो होगा, मेजर कैसे करेंगे हम लोग, वर्क को मेजर कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे, अगर सोचो कि फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अगर एफ अप्लाई हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट अगर इस डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो वर्क डन हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स exerted on the body and the distance moved by the body। ओके, तो अभी भी थोड़ा सा डेफिनेशन लास्ट वाला लाइन में बताऊंगी। तो W इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड। ओके, और लास्ट लाइन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दैट मीन्स इधर एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि फोर्स किस तरफ वर्क कर रहा है, फोर्स वर्क कर रहा है मेरा इस तरफ, और ये मूव भी किस तरफ कर रहा है, सेम डायरेक्शन में। अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव करता है, दैट मीन्स अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स के तरफ ही अगर वो बॉडी मूव करे, तभी क्या होगा, तभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग उस समय यूज करेंगे। सो W क्या है, W है मेरा वर्क डन, दिस इज माई वर्क डन,
ओके, इफ क्या है, फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड, और एस क्या है, एस है हम लोग का डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी। ओके, अब देखो इधर सबसे एक और लाइन, मतलब जब भी डेफिनेशन लिखेंगे तब एक चीज बोलना जरूरी है कि वर्क जब डन हो रहा है तब कौन करवा रहा है। तो वर्क कौन करवा रहा है, आप कर रहे हो। आप क्या अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो हम लोग हमेशा वर्क जब भी कैलकुलेट करेंगे तो वर्क कौन से फोर्स की वजह से हो रहा है वो मेंशन करेंगे। तो वर्क डन बाय दी फोर्स एफ। ओके, ये क्लियर हुआ। तो सिंपली हम लोगों का फॉर्मूला क्या बना, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो W हो गया वर्क डन बाय विच फोर्स, बाय द फोर्स F, एंड S इज द डिस्टेंस मूव्ड और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। तो दिस इज द डेफिनेशन। आई थिंक ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये वर्क डन का थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन क्या होता है, इसका यूनिट देखते हैं पहले। वर्क डन को W से सिंबल, इसका W हम लोग यूज करते हैं, और इसका यूनिट अगर देखते हैं तो अब इसका यूनिट हम लोग दो यूनिट देखेंगे। एक देखेंगे SI यूनिट और एक देखेंगे CGS यूनिट। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क डन। देखो SI यूनिट अगर नॉर्मली देखे, वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का क्या होता है यूनिट, न्यूटन। सो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल N। ये SI यूनिट है। और फोर्स का अगर मैं CGS यूनिट बोलूं तो क्या होगा, डाइन। ठीक है, तो अब इसका एक रिलेशन भी है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। क्लियर इतना। अच्छा, अब एस का यूनिट क्या होता है, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो एसआई यूनिट विल बी मीटर एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। ये तो पता ही है, ये मैं नहीं लिख रही हूँ। तो अब वर्क का एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर, करेक्ट, और सीजीएस यूनिट क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर। अब ये न्यूटन मीटर को हम लोग बार बार इतना बड़ा, मतलब ये छोटा ही है बट हम लोग इसको दूसरा नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं, जूल, जिसका सिंबल क्या यूज करते हैं, जे। सो अगर कभी भी पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, देन ऐसा यूनिट दैट इज द जूल। ठीक है, तो 1 न्यूटन मीटर मतलब 1 जूल मतलब 1 न्यूटन मीटर। अब अगर कोई बोले कि अच्छा 1 जूल का डेफिनेशन बताओ, तो डेफिनेशन याद रखने का जरूरत नहीं, खुद से बनाओगे। कैसे, अगर मेरे ऐसे होगा कि सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट, ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मेरा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज 1 न्यूटन, और इस फोर्स की वजह से अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इज भी अगर 1 मीटर है, देन द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, ऐसे बना के लिख सकते हैं। सिमिलरली डाइन सेंटीमीटर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट एंड इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज 1 डाइन, then and due to this application of the force, if the displacement of the object is 1 centimeter, then the work done by the 1 dyne of force is equal to 1 dyne centimeter बोलेंगे। ठीक है, इसका और एक नाम है, मैं बताती हूँ। ये जूल वाला समझ में आ गया। अब देखो, अब हम लोग क्या करें, इस 1 जूल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सीजीएस में। 1 जूल मतलब 1 न्यूटन मीटर हो गया। ओके, 1 न्यूटन मतलब कितना डाइन हो गया, बोलो, 10⁵ टाइम। तो हम लोग लिखते हैं इधर 10⁵ टाइम लिखते हैं। अच्छा, 1, ये 1 न्यूटन इंटू 1, ये तो मीटर है ना, इसका मतलब क्या है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर ही है। तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में करें तो क्या होगा, हाँ, 10⁵2 सेंटीमीटर, राइट। तो हम लोगों का कितना आया इधर, हम लोगों का आया 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। अब ये जो डाइन सेंटीमीटर है, इसको हम लोग और एक नाम देते हैं, इसको हम लोग अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ग, ERG। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या आया, 10⁷ अर्ग। तो हम लोग का जो कन्वर्शन आया जूल और अर्ग में, दैट इज 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। क्लियर, ये वाला याद रखना है। जैसे हम लोग 1 डाइन इज इक्वल टू, सॉरी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन देखा इधर, तो सिमिलरली 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है। अभी कहाँ से आया ये भी मैंने इधर एक्सप्लेन कर दिया, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब देखो ये वर्क डन, अब
क्वेश्चन आता है कि वर्क डन कैसा टाइप का क्वांटिटी है। हम लोगों को पता है कि ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल जो भी क्वांटिटीज है फिजिक्स में, हम लोग उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक क्या है, स्केलर, और एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड होगा, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब देखो, अब इस वर्क डन के एक्सप्रेशन में वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इतना तो पता है, फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वर्क डन भी क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए, बट नहीं, वर्क डन क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये वाला याद रखना है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर, इतना समझ में आया? तो हम लोगों का ये आ गया वर्क डन का फॉर्मूला। अभी भी और भी बहुत कुछ पढ़ना है, धीरे धीरे मैं बताऊंगी। अब देखो, तो सिंपली अगर डेफिनेशन में जाए तो वापस W इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला। अभी तक बस एक फॉर्मूला सीखा है, ठीक है। और यूनिट हमेशा दिमाग में रखना है, जूल इज द एसआई यूनिट एंड अर्ग इज द सीजीएस यूनिट। अब इसके ऊपर पहले एक क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जो अप्लाई हुआ है, दैट फोर्स इज 10 न्यूटन। कितना है? 10 न्यूटन। ओके, एंड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस 10 न्यूटन ऑफ फोर्स, एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, कितना ये मूव किया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सपोज ये हो रहा है 1 मीटर, तो एस कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। ओके, एंड ये बताया गया है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज फोर्स अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ है, इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच वर्क इज डन बाय 10 न्यूटन force in moving the object through a distance of 1 meter in the direction of the force. It is mentioned that in the direction of the force, मैं यहाँ पे बार बार इस पे जोर दे रही हूँ, in the direction of force, क्योंकि अभी कुछ देर बाद हम लोग थोड़ा सा अलग भी पढ़ेंगे। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा? सो इजी है। सो वी नो दैट फॉर्मूला इज W इज इक्वल टू, करेक्ट, फोर्स का वैल्यू कितना है, 10। अब यूनिट देख लेना, ये न्यूटन में है और ये मीटर में, दैट मीन्स बोथ आर इन एसआई यूनिट, सो वी डोंट हैव नीड टू चेंज द यूनिट। तो आ गया मेरा 10 जूल, इजी था। अच्छा, तो ये एकदम बेसिक एक क्वेश्चन हम लोगों का बन गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब मैंने क्या बोला कि वर्क डन, दैट मीन्स हम लोगों का डेफिनेशन ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, अब जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, बट सोचो अब सिचुएशन कुछ अलग है। कैसा सिचुएशन है? सोचो ये हम लोगों के पास एक ये ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड, और इस ग्राउंड के ऊपर हम लोगों के पास है एक, सपोज ये कार्ट है या कोई व्हीकल है या कोई टॉय कार्ट है, कुछ भी है, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है, अभी इसको इधर एक रस्सी लगाया हुआ है, ठीक है, इसको इधर से खींचा जा रहा है, ठीक है, इधर से कोई एक बच्चा इसको इधर से पुल कर रहा है। तो वो सोचो कितना फोर्स लगा रहा है, F फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से कार्ट किधर मूव करेगा, ये कार्ट तो सीधा सीधा मूव करेगा, करेक्ट। तो इसके वजह से ये कार्ट इधर मूव करेगा, मूव करके सोचो थोड़ा देर बाद कार्ट का जो नया पोजीशन है ये हो गया है ये वाला। ओके, तो ऑब्वियसली कार्ट का एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। सोचो कार्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ S। अब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन सा है, द डायरेक्शन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग दिस डायरेक्शन। बट फोर्स क्या इस डायरेक्शन में आ रहा है, नहीं। अब देखो ये फोर्स कहाँ लग रहा है, ये फोर्स के साथ अगर मैं इस डायरेक्शन का अगर एंगल बोलूं तो सोचो ये एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में थीटा। ओके, सो ये क्वेश्चन में एंगल दिया है थीटा। अब मुझे निकालना है कि वर्क डन कितना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हेडिंग हम लोग लगा लेते हैं कि हम लोगों को इधर कैलकुलेट करना है वर्क डन, बट बाय ए फोर्स
एक्टिंग ऑब्लिकली, एक्टिंग ऑब्लिकली, ठीक है। तो ये क्या होगा बताओ। देखो अभी तक डेफिनेशन सब क्लियर था, ठीक है, बट डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग का क्या था, डिस्प्लेसमेंट एफ के तरफ होना चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट क्या, हम लोग गाड़ी को उठा के इधर तो नहीं मूव करा रहे, हम लोग तो सीधा मूव कर रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या आएगा फॉर्मूला में, चेंज आएगा क्या, इधर बस ये लिखना है कि वर्क डन, द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन इज इक्वल्स टू W इज इक्वल टू होगा एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। अब ये एफ क्या है, एफ है फोर्स अप्लाइड, एस क्या है, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस, ठीक है। जब धीरे धीरे क्लास 11 में जाओगे ना, तब ये और चीजें समझ में आएंगी कि हम लोग एक्चुअली इसको कभी कभी एफ कॉस थीटा इंटू एस लिखते हैं, या तो एस कॉस थीटा इंटू एफ, मतलब कॉम्पोनेंट वाइज डिवाइड करते हैं, बट अभी उतना कोई जरूरत नहीं है। इतना काफी है कि हम लोगों को ये फॉर्मूला इतना ही समझना है। तो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑब्लिकली, क्लियर। तो एफ कॉस थीटा इंटू एस आ गया। अच्छा, अब सोचो एक क्वेश्चन, नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन उतना देने का चांस नहीं है। अगर सोचो इन दिस क्वेश्चन सपोज एफ का वैल्यू अगर बता दिया सपोज 5 न्यूटन, ठीक है, और सोचो ये एस बता दिया सोचो 10 मीटर, ठीक है, और थीटा दे दिया हम लोगों का 60 डिग्री, ठीक है। अब बोला है वर्क डन कैलकुलेट करो, तो फॉर्मूला में बैठा देंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला, एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना है 5, एस कितना है 10, कॉस 60 डिग्री। अब ट्रिगोनोमेट्री तो नहीं सीखा है, ठीक है, ये क्लास 10 में है, तो 10 में जाके ये पता मतलब समझ जाओगे, बट अभी के लिए सोचो क्वेश्चन में दे ही देगा कॉस 60 का वैल्यू, ये गिवन होगा। सोचो कॉस 60 का वैल्यू होता है हाफ, ठीक है। ये एक चार्ट होता है कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, अभी हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है हाफ, तो जस्ट बैठाते हैं वैल्यूज, तो 5 इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा हाफ, तो ये 5 गया तो आ गया 25। बट हमेशा जब भी एग्जाम में आए तो यूनिट लिखना जरूरी है, अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स काट लेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का वर्क डन आ गया। अब तो सिंपली अब इतना मतलब ज़्यादा सोचना नहीं है, नॉर्मली हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या हुआ, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब देखो ये है जनरल फॉर्मूला, ठीक है। नाउ इफ अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा जीरो मतलब ये वाला धीरे, थीटा अगर और छोटा होगा तो इधर आ जाएगा, थीटा 0 मतलब एफ इधर हो गया, ठीक है। सो थीटा 0 मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो एफ अगर इस तरफ आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है सेम हो रहा है, मतलब नॉर्मल वाला केस। तो इस केस में अब देखो तो फॉर्मूला में W इज इक्वल टू, अब कॉस थीटा कॉस 0 का वैल्यू पता है, ये याद रखना ये 1 होता है, ठीक है। दो चीजें याद रखना, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ साइड में, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। वैसे ही उल्टा हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा 1 और कॉस 90 हो जाएगा 0, इतना याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब वैल्यू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब इस फॉर्मूला में मेरा W इज इक्वल टू आ जाएगा एफ एस कॉस 0, सो सिंपली वी हैव W इज इक्वल टू एफ इंटू एस आ गया, क्लियर। अच्छा अब देखो, अब और एक वैल्यू मैं बता रही हूँ वो भी याद रखना, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री होता है -1, कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही तो याद करना पड़ेगा। तो कॉस 180 -1, कॉस 90 0, कॉस 0 1, इतना याद रहेगा। अच्छा अब देखो ये हो गया। अब जो वर्क डन है, अब ये वर्क डन जो हम लोगों ने निकाला, ये वर्क डन 3 टाइप का होता है, कितना टाइप का 3 टाइप्स का। ऐसे टाइप नहीं बोलते हैं मतलब, बट हम लोग फिर भी ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क, और एक होता है जीरो वर्क, ठीक है, जीरो वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, और एक क्या हो गया जीरो वर्क। अब पॉजिटिव वर्क क्या हो गया, देखो पॉजिटिव वर्क मतलब सिंपली कि हम लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको धक्का मार रहे हैं, फोर्स एफ से धक्का मार रहे हैं। फोर्स एफ से धक्का मारने के बाद सोचो इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ एस। तो अब बोलोगे ये तो अभी सीखा है, इसमें अलग क्या है, ठीक है, अलग कुछ नहीं है। तो इसमें W जो आएगा क्या आएगा, फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, हम लोग हमेशा जनरल फॉर्मूला पहले यूज करेंगे। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है, यही फॉर्मूला है मेरा, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, अच्छा मैं एक काम करती हूँ, इधर इसको अच्छा छोड़ दो, ऐसे ही रखते हैं, एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे एफ और एस के बीच का एंगल कितना है, थीटा कितना है, इन दिस एग्जाम्पल सीधा है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो एफ एस क्या आया, कॉस 0 डिग्री। तो आया W इज इक्वल टू एफ एस, कुछ प्लस ही आया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉजिटिव है, तो इस वर्क को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के तरफ हो रहा है। अब इतना देर से यही पढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अलग कुछ नहीं सीखा इसमें। दूसरा में देखते हैं कि अब वापस वही ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लेते हैं वापस, एक काम करते हैं, वापस सपोज यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब सोचो कोई कारण से, दूसरा मतलब बोल रहे हैं, अब नॉर्मली देखो फ्रिक्शन पड़ा होगा, ठीक है, हाँ, या फ्रिक्शन पड़ा है तो समझने में दिक्कत नहीं होगा। ये सपोज ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड के ऊपर, ये ग्राउंड ले लिया मैंने, अब इधर बॉल था, इधर पहले ये बॉल था इधर। अब ये बॉल के ऊपर मैंने अप्लाई किया एफ अमाउंट का फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से अगेन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस हुआ। किस तरफ हुआ, सामने की तरफ हुआ। अब जब भी बॉल सामने मूव करना चाहेगा तब क्या होगा, एक्चुअली ये जो बॉल है इसका जो नीचे का सरफेस है और ये ग्राउंड का जो सरफेस है, इन दोनों में क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करते हैं, इसका टेंडेंसी क्या आता है, इट ऑलवेज ऑपोजेस दी रिलेटिव मोशन, मतलब मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा उल्टा तरफ, ये हमेशा मोशन को रोकना चाहेगा। क्लियर। तो ये हो गया एफ। व्हाट इज एफ, एफ इज द फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया इतना। अब देखो, अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स आया, तो ये अब अगर मैंने क्या बताया था क्वेश्चन में, डेफिनेशन में मैंने बार बार बोला, हमेशा वर्क डन बाय विच फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में अगर पूछे कोई कि टेल मी दी वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो W इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, F, डिस्प्लेसमेंट क्या है, S, एंड नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन बिटवीन स्मॉल f एंड S। देखो ये पहला वाला केस में था, इधर था वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, राइट। अप्लाइड फोर्स मतलब जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, ये वाला अप्लाइड फोर्स है। इधर भी F अप्लाइड फोर्स है, लेकिन ये वाला जो ब्लू कलर का जो फोर्स है, ये है फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब देखो नॉर्मली अगर कोई पूछता है ये वाला फोर्स की वजह से क्या होता है आंसर, तो ये तो सेम ही था। बट फ्रिक्शनल फोर्स के लिए अगर निकाले, देखो क्लियरली फ्रिक्शनल फोर्स पीछे काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे। तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। कितना हो रहा है, 180। समझ में आया ये वाला। तो एफ एस क्या लिखेंगे, cos 180। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180, अभी बताया था, नो, -1, ये एकदम याद रखना है। तो माइनस आ गया, तो ये आ गया एफ एस -1, दैट मीन्स W इज इक्वल टू क्या आएगा, -FS। तो वर्क डन क्या आया, सामने एक नेगेटिव आया ना, तो ये जो नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव क्या बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसीलिए ये वाला को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। 1 सेकेंड, नेगेटिव क्या कर रहा है, ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। नेगेटिव वर्क इज डन बाय विच फोर्स, बाय फ्रिक्शनल फोर्स,
ठीक है। बट इफ समवन आस्क यू दैट व्हाट इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन दिस केस, देन इट विल बी पॉजिटिव। ओके, ये डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। पहले मैं इसी का और एक एग्जाम्पल देती हूँ, बाद में हम लोग जीरो वर्क करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, इसका मैं और एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक एग्जाम्पल सोचो, ये ग्राउंड है, ठीक है। अच्छा, मैं इधर ड्रॉ करती हूँ। ये ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड के ऊपर सोचो, ये कोई एक बच्चा खड़ा है और ये इसके हाथ में है एक बॉल, ठीक है, ये बॉल। अब इस बॉल को क्या कर रहा है, ये नीचे से ऊपर थ्रो कर रहा है। इस बॉल को ये ऊपर थ्रो कर रहा है, मतलब ये बॉल कहाँ जाएगा, सॉरी, ये बॉल थोड़ा देर बाद थ्रो करने के बाद ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला गया। सोचो ये बॉल कितना हाइट, ये वाला को थोड़ा नीचे ले लेते हैं, क्या हो गया, तो ये बॉल इधर था और ये ऊपर चला गया। तो सोचो ये इसका नीचे से ऊपर गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। सोचो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलूं कि सोचो h हाइट ऊपर गया, कितना हाइट, h हाइट ऊपर गया, हाइट अटेन बाय द बॉल। और इधर ये इस बॉल को वो बच्चा धक्का किस तरफ मारा था, इस तरफ। हाथ से तो ऐसे ही धक्का मारेंगे, तो बच्चा ऊपर धक्का मारा, ठीक है। अच्छा, अब जब ये बॉल ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी तो इसको खींचेगा नीचे, हमेशा अर्थ के ऊपर ही तो है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा इसके ऊपर काम करेगा, मतलब इसका वेट इधर काम करेगा, हमेशा नीचे। जब भी ये इधर है तभी भी वो नीचे, दैट मीन्स इसका वेट W इज इक्वल टू mg, ये हमेशा नीचे एक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये बच्चा कितना फोर्स लगाया, सोचो F अमाउंट का कुछ फोर्स लगाया। अच्छा, अब इस केस में देखो, इस केस में अगर हम लोग बस निकाल रहे हैं वर्क डन, इधर मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ वर्क डन बाय, ये बच्चा नहीं निकालेंगे, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने का कोशिश करेंगे। बट ये वाला जो बच्चा जो फोर्स दे रहा है उसका बात नहीं करें, हम लोग निकालना चाहते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, इधर देखो, जब ये बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है ड्यूरिंग दी अपवर्ड जर्नी, अपवर्ड मोशन, तो अपवर्ड जब मोशन हो रहा है तब बोलो ये जो बॉल है, मैं बॉल वापस ड्रॉ कर रही हूँ, बॉल के ऊपर ग्रेविटी किस तरफ वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, mg, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। अच्छा, बॉल किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है बॉल का, नहीं, ऊपर की तरफ। ऊपर जा रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर, नीचे आ रहा है मतलब नीचे होता। अब इस केस में अगर मैं वर्क डन निकालूं तो वर्क डन बाय द जी मतलब ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं ये पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ये इन जनरल यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को जो फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इस दो ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए तब उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। अच्छा, तो इस केस में WG कितना होगा, फोर्स FG, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, बिटवीन F एंड H, दोनों 180 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में तो नहीं है, ऑपोजिट है। तो ये आ गया मेरा माइनस, हाँ F का वैल्यू है mg, h हो गया। तो ये किस तरफ कैसा वर्क हुआ, दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव वर्क। ओके ओके, अब सोचो ये बॉल जब ऊपर जाएगा ये नीचे भी तो ऐसे गिरेगा, तो ये बॉल कुछ देर बाद ऐसे, ये बॉल ऐसे गया जाके फिर ऐसे नीचे आ जाएगा। नीचे जब आएगा वो वापस सेम हाइट ही नीचे गिरेगा, है ना। दैट मीन्स अगर मैं डाउनवर्ड जर्नी बात करूं, डाउनवर्ड मोशन की अगर बात करूं तो क्या हो रहा है, जब डाउनवर्ड हो रहा है तब ये बॉल है इधर, तो जब डाउनवर्ड हो रहा है तब डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, ऊपर या नीचे, नीचे की तरफ, है ना। अच्छा, ग्रेविटी उसको किस तरफ खींच रहा है, नीचे ही खींच रहा है। तब अब अगर हम लोग इस केस में इफ वी वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन, सो FG इंटू H इंटू कॉस क्या होगा, 0 डिग्री, बिकॉज मतलब इधर दैट मीन्स अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो एंगल होता है 0, अगर दोनों ऑपोजिट में होता है तो होता है एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। अगर एक इस तरफ और एक इस तरफ होता है तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है।
तो इधर डब्ल्यू जी कितना आएगा, डब्ल्यू जी आएगा हम लोगों का प्लस एम जी एच। तो ये कैसा वर्क आया, पॉजिटिव वर्क, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव वर्क। तो देखो ए वर्क डन बाय द ग्रेविटी, इसको हम लोग पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हैं, बट डिपेंड करेगा कैसा मोशन हो रहा है। अपवर्ड मोशन में हमेशा नेगेटिव हो रहा है और डाउनवर्ड में पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो कौन वर्क कर रहा है, किस, वर्क डन बाय विच फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब लास्ट जो है वो है जीरो वर्क, ठीक है। अभी पहले वर्क पूरा खत्म कर लेते हैं। तो जीरो वर्क क्या होता है, देखो दैट मीन्स सिंपली जीरो वर्क क्या होगा, जब वर्क डन जीरो होएगा, वर्क डन जीरो। अब वर्क डन जीरो कब होगा, देखो अब इसके पहले मैं एक चीज और बता देती हूँ, ठीक है। कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस, किसका कंडीशन, कंडीशन किसका, वर्क डन होने का। इधर दो कंडीशन होता है, एक तो वर्क डन तभी होगा जब फोर्स अप्लाई होगा, और ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट भी होगा ही होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाए तब क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। वर्क डन तो जीरो होगा, ये कंडीशन है वर्क डन का। अब सोचो दोनों ही जीरो नहीं है बट फिर भी जीरो हो रहा है वर्क डन, तब हम लोग उसको बोलेंगे जीरो वर्क। मतलब सोचो जैसे इधर क्या हो रहा है, इधर सोचो फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, ये हो गया हम लोगों का सन, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये है अर्थ। अब अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ कर रहा है क्या, सन के चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब अर्थ सन के चारों तरफ क्यों घूमेगा, उसको मर्जी मन तो नहीं हुआ, सन अपने तरफ उसको खींच रहा है, बाय विच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो नाउ सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द अर्थ किस तरफ होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, सेंटर ऑफ द सन की तरफ। तो ये हो गया फोर्स, ठीक है, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ बाय द सन। अच्छा, बट अर्थ किस तरफ मूव कर रहा है, अर्थ तो अपना वो आराम से इधर मूव कर रहा है। तो जब इस पॉइंट में है तब अर्थ का डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जा कर रहा है इस तरफ, ये टेढ़ा हो कैसे हो गया, ये इधर जा रहा है, राइट। तो अगर देखो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो इधर अगर वर्क डन मैं निकालूं, कौन सा वर्क डन, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन ऑन द अर्थ इज इक्वल टू क्या होगा, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बैठा हो बट कॉस 90 डिग्री आएगा ये, तो हम लोगों का क्या आ रहा है, जीरो। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सन जो अर्थ के ऊपर जो फोर्स दे रहा है, जिसकी वजह से अर्थ गोल गोल घूम रहा है, उसके उस फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो होगा जीरो। अब इस फोर्स का एक अलग नाम है, पता है क्या, या इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हम लोग बोलेंगे वर्क डन जीरो होगा। क्लियर। इसका और भी बहुत सारा एग्जाम्पल्स है बुक, मतलब जैसे, और धीरे धीरे हम लोग और भी दे सकते हैं, ठीक है। तो सोचो और एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, पहला वाला एग्जाम्पल, अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको धक्का मार मार के इधर लेके आया हम लोगों ने, ठीक है, इसको धक्का मार मार के इधर लेके आया। अब ऐसा नहीं कि इसका साइज बड़ा हो गया, थोड़ा ड्राइंग में गड़बड़ हो गया, तो धक्का मार मार के इधर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसको धक्का भी मारा जा रहा है इफ। अब बोलो इसका इसका वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा, नहीं हुआ। बट मैंने अभी स्पेसिफाई नहीं किया है कि वर्क डन बाय विच फोर्स। अगर मैं बोलती वर्क डन बाय फोर्स, जब ऐसा क्वेश्चन कोई पूछे तो पहले पूछना, अरे वर्क डन किसके, कौन सा फोर्स से निकाले वो तो बताओ। तो कोई बोले तो बोल सकते हैं कि अरे एफ दिया हुआ था, तब बोलना कि नहीं इधर तो ग्रेविटी भी काम कर रहा है नीचे की तरफ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे काम कर रहा है, तो कौन सा फोर्स, एक है और एक फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रहा है, करेक्ट। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रहा है और एफ भी काम कर रहा है। तो कौन से फोर्स की वजह से वर्क डन जीरो होगा, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के वजह से वर्क डन, ये W हो गया ना, इसको F ले लेते हैं, एफ जी कर देते हैं, नहीं तो W के साथ कंफ्यूजन हो जाएगा। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इधर जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, वर्क डन हो रहा है इधर, एंड द एंगल क्या होगा, एंगल होगा 90 डिग्री, करेक्ट। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं पॉजिटिव वर्क कौन कर रहा है, इस केस में पॉजिटिव वर्क कौन कर रहा है,
कैपिटल एफ, क्योंकि कैपिटल एफ भी इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, तो दिस इज ड्यू टू, फॉर दिस वी हैव द पॉजिटिव वर्क। और अगर मैं पूछूं नेगेटिव वर्क कौन सा फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, तो ये कौन सा वर्क करेगा, नेगेटिव वर्क। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब एक ही केस में हो सकता है, बट मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा फोर्स बताया जा रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का वर्क डन के बारे में इतना। अब इधर से और एक पॉइंट है जो कवर करना है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो मैंने, अच्छा ये भी हो ही गया है ऑलमोस्ट, ये वाला केस ये दिख रहा है। तो एक्चुअली देखो, ये अलग से पढ़ाने का तो जरूरत है नहीं, बुक में अलग से बहुत जगह दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोला है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, मैंने ये कैलकुलेट ही कर दिया है, एम जी इंटू एच, राइट। अब पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा किस तरफ मूव कर रहे हो, बट आपको इतना पता है वर्क डन बाय ग्रेविटी का अगर वैल्यू निकालने बोले तो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यही है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हो गया हम लोगों का, मतलब सोचो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये भी क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन which is equal to the product of the weight of the body W and the vertical distance through which the body is lifted, मतलब हम लोग का कि ये हो गया h, ठीक है। अच्छा ये W लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम लोग लिखते हैं वर्क डन, सॉरी ये आएगा, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट इनटू द डिस्टेंस, विच डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है, ये मैं बताती हूँ। तो वर्क डन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू वेट क्या होगा, mg, और डिस्टेंस सोचो h हो गया। अब ये डिपेंड करेगा कि mg और h अगर सेम डायरेक्शन में हो, अगर थीटा अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, mg अगर इस डायरेक्शन में हो, h भी अगर इस डायरेक्शन में हो, तो क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा पॉजिटिव। और अगर mg इस तरफ हो, mg तो हमेशा देखो नीचे ही होगा, बट h अगर उल्टा हो तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, ये अलग है। अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब देखो, हम लोग यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी बोल रहे हैं, मतलब हमेशा हम लोग इधर बात कर रहे हैं ग्रेविटी के उल्टा तरफ, मतलब हम लोग कौन सा बात करें, ये वाला केस बात कर रहे हैं। तो सोचो यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताती हूँ, सपोज यहाँ पे ये डायग्राम बनाती हूँ, तो सोचो ये है सीढ़ी है इधर, ठीक है, अरे ये मिट गया, ठीक है। अब इधर ये है ऐसे, अब मैक्सिमम इसका जो ये जितना हाइट में है, इसका हाइट कितना दिया हुआ है, एच, कितना दिया हुआ है, एच, ठीक है, हाइट। और ऑब्वियसली ये जो गैप है, ये इधर से अगर कोई पर्सन इधर से अगर ऊपर जाए तो ऑब्वियसली ये अलग होगा, तो ये कुछ डिस्टेंस कुछ होगा, एल वगैरह कुछ तो होगा, जो भी हो। अब सोचो इधर, इफ सपोज कोई एक इंसान इधर से दौड़ता दौड़ता ये ऊपर जा रहा हो, तो ये धीरे धीरे ऊपर इधर चढ़ेगा, तो इस केस में अगर हम लोग वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकाले तो कितना होगा, तो बोलोगे कि यहाँ पे हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब इसका वेट हमेशा क्या कर रहा है, mg नीचे काम कर रहा है, वेट किधर काम करेगा, नीचे काम करेगा, जब भी इधर भी जाएगा तभी भी mg नीचे ही काम करेगा। अब बोलोगे इसका डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ हो रहा है, किस तरफ हो रहा है, इस तरफ, तो mg इंटू एल लगाएंगे अगर ग्रेविटी के लिए निकालेंगे, बट नहीं, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ये नीचे से ऊपर, है ना, तो हमेशा इसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेंगे, इनिशियल से फाइनल का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो लेंगे, ठीक है। ये वाला स्लैंटिंग वाला जो है वो नहीं लेंगे। तो अगर हम लोग इसका अगर कैसे भी कैलकुलेट करें, अगर ये वाला डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना, मतलब अगर सोचो इधर से इधर गया, अब बोलो मैं ये वाला लेके काम करूंगी, तो भी आप अगर वर्क डन निकालो तो इस केस में भी वर्क डन जो आएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट को सोचो इधर से इधर और इधर से इधर लेके जा रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज एक यहाँ पे ऐसा ऐसा एक सरफेस ले लेती हूँ, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। अब सोचो मैं इधर बोल रही हूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने इधर से इधर लेके गया मैंने,
ठीक है। अब दो रास्ता है मेरे पास, एक है पाथ 1, ठीक है, और एक है पाथ 2। पाथ 2 मतलब मैं पहले इधर से इधर लेके गई, उसके बाद मैंने इधर लेके आया मैंने, ठीक है। तो देखा जाएगा इधर से इधर लेके जाने में एक कौन सा, नॉट द अप्लाइड फोर्स, ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर मैं बोलूं, अगेंस्ट ग्रेविटी अगर मैं पाथ 1 में अगर लेके जाऊं तो जितना वर्क होगा, वर्क डन इन द पाथ थ्रू द पाथ 1 और वर्क डन थ्रू द पाथ 2 सेम होगा, और इसका वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू आएगा, सपोज इसका मास अगर m है तो ये mg नीचे काम करेगा, और इसका अगर वर्टिकल हाइट, मतलब ये जो हाइट है क्वेश्चन में सोचिए इतना दिया हुआ है, ये h है, तो ये w इज इक्वल टू आएगा हमेशा mgh। ओके, समझ में आया। तो वर्क डन इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या आ गया, W इज इक्वल टू mg इंटू h, ये याद रखना है ग्रेविटी के अगेंस्ट, ठीक है। W हो गया वर्क डन, ये हो गया मास ऑफ द बॉडी, ये हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या हो गया, हाइट, हाइट थ्रू विच the body is lifted, the body is lifted। इतना समझ में आया। इधर से कोई डाउट है, कुछ भी डाउट नहीं है। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। अब इधर से दो न्यूमेरिकल मैं समझाऊंगी, तब हम लोग का ये वर्क वाला पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एनर्जी शुरू करेंगे। पहले ये वर्क वाला खत्म कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ये वाला समझा देती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, जस्ट क्या है क्वेश्चन का वो बताती हूँ। कैलकुलेट द वर्क डन, क्या निकालने बोला है, वर्क डन। क्या इन लिफ्टिंग, सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग लिफ्ट करें, इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर, ठीक है, थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ, थ्रू अ वर्टिकल, एज बता ही दिया कौन सा हाइट है, वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर्स। ये क्वेश्चन है, तो बताओ आंसर बहुत इजी होगा। ये मास दिया हुआ है, ये एज दिया हुआ है, और जी तो पता ही है कितना, 10। अगर क्वेश्चन में बोले 10 तो 10 लेना, अगर नहीं बोले तो 9.8 लिखे करना, काटेगा नहीं उतना। तो ये हो गया mgh, वी नो बोल के फॉर्मूला लिखना। ये हो गया 200, यूनिट ध्यान में रखना। तो आ गया 12, 1 2 3, इतना यूनिट आ गया जूल। क्लियर, क्वेश्चन इजी है। अच्छा, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, हम लोगों के पास एक कार है, ठीक है, एक कार है। इस कार का जो मास है, मतलब कार का जो मास है वो दिया हुआ है 1000 kg। कितना दिया हुआ है, 1000 kg। ओके, एंड इट इज ट्रेवलिंग, एंड ये जो कार है, ये कार क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। इट इज ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ओके, डी, तो 50 मीटर, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डी एक्सिलरेशन हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सिलरेशन यूनिफॉर्मली हो रहा है, बोल के ये रुका है, ठीक है। सो अ कार weighing 1000 kg and traveling at 30 meter per second stops at a distance of 50 meter, decelerating uniformly। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन है what is the force exerted, what is the force exerted, ये उतना सीधा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, on it by the brakes, सीधा ही, इतना टफ नहीं है बट ठीक है। हाँ, वैसे करना पड़े एग्जैक्टली। और बोला है व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स। हाँ, फोर्स पहले निकालना पड़े। देखो, वर्क डन हम लोग तभी निकाल पाएंगे, हाँ, जब हम लोग का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 मीटर, बट फोर्स नहीं पता, तो पहले फोर्स। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, m इंटू ए, एम दिया हुआ है, हाँ, ये है 1000 kg। इफ तो निकालना ही है, बट ए भी तो नहीं पता, पहले ए निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला से, यू स्क्वायर, हाँ वो निकाल सकते हैं हम लोग। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस। वी क्या है, 0, स्टॉप हो गया। इनिशियली कितना वेलोसिटी से जा रहा है, 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 50। तो यहाँ पे हाँ माइनस, क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है, 30 इंटू 30 बाई
2 इंटू 50। अब देखो ये 0 0 गया, उसके बाद 5 6 30, 2 3 दैट मीन्स कितना आया -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब फोर्स निकाल लो इस फॉर्मूला में, तो फोर्स आ जाएगा -9। नो इधर देखो ये क्या है, ये केजी दिया था क्या, अच्छा ये केजी है, तो -9000 न्यूटन आ गया। अब वर्क डन निकाल लो, तो वर्क डन क्या आएगा, ये भी इजी हो गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू, तो 9000 जस्ट मैग्नीट्यूड बैठा रहे हम लोग इंटू 50, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 45 कितना जीरो आएगा, 1 2 3 4, 2 3 4 इतना जूल। अब इसको हम लोग थोड़ा सजा के 4 पॉइंट नहीं, हमेशा पहले वाला जो है उसको 1 से 10 के बीच में रखना, कोशिश करना ये वाला को। 45 तो 10 के ऊपर चला आता है, तो हमेशा 4.5 इंटू 10⁵ जूल्स। तो ब्रेक्स के वजह से, ब्रेक क्वेश्चन में देखो ब्रेक के वजह से क्या आएगा, तो ब्रेक की वजह से कौन सा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव, तो इधर एक नेगेटिव आता है, बट हम लोग सिर्फ क्योंकि बोल ही दे रहे कि ब्रेक के वजह से, तो नेगेटिव नहीं देने से भी होगा, ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू किसका निकाल रहे हैं, ब्रेक्स, ब्रेक, तो इसकी वजह से कौन सा वर्क आता है, नेगेटिव वर्क आता है। ओके, तो ये क्वेश्चन इजी लगा, तो अब कोई भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे थोड़ा थोड़ा इतना टफ कुछ देगा नहीं। अब जैसे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये बाद में होमवर्क की तरह ये करना क्वेश्चन। यहाँ पे देखो एक क्या बोला है, एक पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg, ठीक है। ए पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ कितना है 15 kg, तो 15 kg क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, करेक्ट। अच्छा 15 kg एंड बोला है एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, तो बोला है कैलकुलेट करने, बोला है वर्क डब्ल्यू, डब्ल्यू किसका, वर्क डन बाय हिम ऑन दी लगेज, ठीक है। ये इजी है, मतलब यहाँ पे सामान नीचे पड़ा था, इसको उठा के ये अपने सर पे रखना है, तो कितना डिस्टेंस क्या, 1.5 मीटर, ठीक है। इसका वेट कितना, ये कितना है 15 kg का है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको बाद में होमवर्क की तरह सॉल्व करना। तो ये हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया, क्या, वर्क, एनर्जी पावर का पहला पोर्शन जो कि है वर्क। तो वर्क में क्या क्या देखा, जस्ट समराइज कर लेते हैं। वर्क में हम लोगों ने देखा कि वर्क डन मतलब हम लोगों का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फॉर्मूला आ गया मेरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा फोर्स की तरफ होना चाहिए, ये नॉर्मल है। अब वर्क का यूनिट भी देख लिया हम लोगों ने, और ये जो कन्वर्शन है वो भी देख लिया, ये स्केलर क्वांटिटी है देखा। उसके बाद अगर ऑब्लिकली हो तो क्या होता है फॉर्मूला, ये देखा। और ये वर्क डन में स्पेशली पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क देखा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और वर्क डन बाय ग्रेविटी ये भी हम लोगों ने देख लिया क्या होता है, यहाँ पे नीचे लिखा था, द फॉर्मूला इज mgh, और 2 3 न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया, और ये बाद में घर पे होमवर्क की तरह